नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी का लेक्चर नंबर 52 52वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा, अभी तक जो टॉपिक चल रहा था प्रीवियस क्लास में, उस टॉपिक का नाम था इम्प्लांटेशन या आरोपण। इम्प्लांटेशन या आरोपण। आरोपण की मैंने परिभाषा आपको बता दी थी। आरोपण है एक घटना जिसके अंदर, यानी एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की वह घटना है जिसके अंदर जो निषेचन के बाद में होती है, और इसके अंदर जो है कि जो अपने ब्लास्टुला अवस्था है वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए अंत में गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर धंस जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन या आरोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन या आरोपण कहते हैं। अब देखिएगा, आरोपण मैंने बताया था कि ये निषेचन के 7वें दिन और रज चक्र के 21वें दिन होने वाली घटना है। कि 21वें दिन होने वाली घटना है। क्या ये घटना है? इसमें होता क्या है कि जो ब्लास्टुला कह सकते हैं या कोरियोनिक सैक कह सकते हैं या भ्रूण कह सकते हैं, ये क्या होता है? गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसके अंदर जाकर के धंसता है। अब इसके लिए मैंने बताया था कि कौन से हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहली बात तो ये होता है कि जब अंडोत्सर्ग की घटना होती है तो होने के बाद में कार्पस ल्यूटियम के संरचना बनती है। अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम के द्वारा जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही किसको गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है गर्भाशय की जो एपिथेलियल सेल्स है उनकी संख्या में वृद्धि कर देता है, सेल डिवीजन को बढ़ा देता है, जिससे वो लेयर मोटी हो जाती है, संवहनीयता बढ़ा देता है, यहाँ पर ग्लाइकोजन है वैसा उसके संचय को बढ़ा देता है। तो ये सारे काम प्रोजेस्टेरोन के द्वारा किए जाते हैं। उसके अलावा प्लेसेंटा जो बनता है, प्लेसेंटा के द्वारा भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है, वो भी इस प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, गर्भावस्था को बनाए रखता है। उसके अलावा प्लेसेंटा के द्वारा जो है HCG हार्मोन भी स्रावित होता है। क्या होता है? HCG हार्मोन भी स्रावित होता है, जिसको हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन जो है कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है, और कार्पस ल्यूटियम यदि बना रहता है तो ये प्रोजेस्टेरोन बना रहेगा, और प्रोजेस्टेरोन यदि बना रहता है तो आरोपण जो है वो बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार से इस घटना को आज अपने अगर थोड़ा सा डायग्राम से देखने का प्रयास करें कि किस प्रकार से ये घटना संपन्न होती है, इम्प्लांटेशन।
ये घटना क्या है, पूरी की पूरी क्या है, इम्प्लांटेशन है। क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन कहलाती है। तो अब देखिएगा कि इम्प्लांटेशन की जो घटना हो रही है, ये देख सकते हैं आपकी यूट्रस की जो कैविटी है या ल्यूमन है, उसके अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसके ठीक पास में ये घटना घट रही है। अब देखिएगा, सबसे पहले ये अपने पता है यूट्रस है, ये ओवरी है, ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट का ये भाग फनल होता है, इसको हम फिम्बरी कहते हैं, ये ओस्टिया है, ये भाग एम्पुला कहलाता है, ये स्थमस कहलाता है, ये आगे यूट्रस है। सबसे पहले ओवरी से क्या ओवा बाहर निकला, अंडोत्सर्ग के दौरान रजचक्र के 14वें दिन होती है घटना। होने के बाद वे अंडा जो है कहाँ आता है, ओविडक्ट में ओस्टिया में घुसता है, क्योंकि फिम्बरी इस प्रकार से हिलती है, फिम्बरी जैसे हिलती है तो अंडा किधर खिसक जाता है, इस ओस्टिया की ओर खिसक जाता है। ये फिम्बरी हिलेंगी तो ओस्टिया की ओर खिसक गया, ओस्टिया से अंडा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में घुस जाता है। घुसने के बाद में क्या होता है, देखिएगा कि जो फैलोपियन ट्यूब के जो सीलिया इसको आगे की ओर खिसकाते हैं। अब यदि हम माने कि महिला विवाहित है तो फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ स्पर्म पहले से मौजूद होता है। स्पर्म का जो मार्ग है वो यही से रहता है, स्पर्म यहाँ फीमेल के यहाँ पर छोड़े जाते हैं, वेजाइना भाग के अंदर, वेजाइना से यूट्रस, यूट्रस से होते फैलोपियन ट्यूब से इस भाग में आ जाते हैं, एम्पुला वाले भाग में। एम्पुला वाले भाग में कौन सी घटना होती है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की घटना होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में आपको पता है 2n सेल बनती है, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट के अंदर फिर क्लीवेज शुरू होता है, क्लीवेज शुरू होता है तो एक जाइगोट जो सेल 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसको 2 सेल स्टेज कहते हैं। उसके अलावा 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर क्या 8 से 16 कोशिका अवस्था आती है, 16 सेल स्टेज आती है, जिसको मोरुला कहते हैं। 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को हम कहते हैं मोरुला कहते हैं। तो 16 कोशिकीय अवस्था आ गई मोरुला। अब मोरुला के अंदर जो मौजूद प्रत्येक कोशिका, आपको पता है क्लीवेज से बनी प्रत्येक कोशिका ब्लास्टोमेयर कहलाती है या कोरक कोशिका कहलाती है। कोरक कोशिकाओं की संख्या या ब्लास्टोमेयर सेल की संख्या बढ़ती जाएगी। बढ़ते जाने से फिर क्या होता है कि ब्लास्टोमेयर सेल्स एक तरफ खिसक जाते हैं, क्योंकि यहाँ अंदर की ओर एक गुहा बन जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। उस गुहा को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील, और इस अवस्था को कहते हैं ब्लास्टुला। और ये ब्लास्टोमेयर है। अब ये जैसे जैसे बनती जाएगी तो ये किधर खिसक जाती है, गर्भाशय की गुहा की ओर खिसक जाती है। गुहा की ओर खिसकने के बाद में ये हम देख सकते हैं कि गर्भाशय के 3 लेयर हैं, बाद में पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर कौन सा है, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम लेयर में आकर के कहीं एक और व्यवस्थित हो जाती है। इस घटना को हमने क्या नाम दिया है, इम्प्लांटेशन नाम दिया है। क्या नाम दिया, इम्प्लांटेशन नाम दिया है। तो इम्प्लांटेशन की घटना आपको दिख रही है कि किस प्रकार से संपन्न हो रही है और कौन सी अवस्था में संपन्न हो रही है, ब्लास्टुला अवस्था में संपन्न हो रही है। तो ब्लास्टुला अवस्था जैसे ही आती है तो इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब देखिएगा इम्प्लांटेशन कौन से दिन हो रहा है, जैसे निषेचन हुआ है तो निषेचन के तो कौन से दिन, 7वें दिन, कौन से दिन, 7वें दिन। और रजचक्र के कौन से दिन, 21वें दिन, कौन से दिन, 21वें दिन होने वाली क्या है, ये घटना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। बस यही क्या है, इम्प्लांटेशन या रोपण या आरोपण, कि ब्लास्टुला अवस्था का या भ्रूण की अवस्था का या भ्रूणीय अवस्था का गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर के दर्शना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन या आरोपण कहलाता है। अब देखिएगा इसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन कौन से हैं, मैंने बताया था। सबसे पहले तो कौन सा, जो कार्पस ल्यूटियम है उसका कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार है। कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार है। उसके अलावा जो है प्लेसेंटा है, उसके द्वारा भी क्या स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी बनाए रखने वाला हार्मोन है। यानी कि ये जो एंडोमेट्रियम होता है ये एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इस एंडोमेट्रियम को क्या करता है कि इसको मोटा कर देता है या एपिथेलियल सेल्स की संख्या को बढ़ा देता है। और साथ में यहाँ पर ब्लड वेसल्स की संख्या बढ़ जाने से क्या होता है, वैस्कुलराइजेशन की जो घटना है, यानी ब्लड सहवनीयता जो है वो बढ़ जाती है, रक्त सहवनीयता बढ़ जाती है, रक्त का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है शरीर के अंदर। और साथ में यहाँ पर वसा है, ग्लाइकोजन, उनका संचय भी बढ़ जाता है। म्यूकस ग्लैंड्स हैं, उनकी संख्या भी यहाँ पर क्या बढ़ जाती है। तो ये सारे काम कौन करवा रहा है, प्रोजेस्टेरोन करवा रहा है। और प्रोजेस्टेरोन आपको पता ही है कि कार्पस ल्यूटियम, क्यों, क्योंकि उसका रीजन ये है कि यहाँ जैसे अंडोत्सर्ग होता है मान लें अपने, तो ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल, ये प्राइमरी, ये ग्राफिन फॉलिकल, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी वेजिकल, और ये ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल से अंडा मुक्त हो गया, होने के बाद में क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम बनती है। ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये जो है ये यहाँ पे मतलब यहाँ रहते हुए प्रोजेस्टेरोन स्रावित कर दिया। और वो प्रोजेस्टेरोन का काम जो है वो यहाँ पर है, इस एंडोमेट्रियम में, यानी इस गर्भाशय के एंडोमेट्रियम लेयर को वो तैयार करता है, किसके लिए, आरोपण के लिए, ताकि आसानी से ये यहाँ पर फिक्स हो सके, स्थित हो सके। और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है मनुष्य के अंदर 9 महीने, वो यहीं पर क्या है, चलता रहता है, यहीं पर पूर्ण होता है। तो
कार्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार है। साथ में आपको पता है प्लेसेंटा बन जाता है। प्लेसेंटा का जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो भी क्या है, इसको गर्भावस्था को बनाए रखता है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि प्लेसेंटा द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बनता है जिसको HCG कहते हैं। ये हार्मोन बनता है, ये क्या करता है, ये कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने वाला हार्मोन है या बने रहने के लिए प्रेरित करता है। और कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन भी बना रहता है। प्रोजेस्टेरोन भी क्या है, बना रहता है। प्रोजेस्टेरोन यदि बना रहेगा तो प्रेगनेंसी भी क्या है, बनी रहती है। तो ये हार्मोन क्या कहलाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन। अब देखिएगा कई बार पूछा जाता है कि यदि प्लेसेंटा बनने से पहले कार्पस ल्यूटियम को हटा दिया जाए, क्या प्लेसेंटा बनने से पहले कार्पस ल्यूटियम को यदि हटा दिया जाए तो गर्भावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि देखिएगा कि यदि हम कार्पस ल्यूटियम बनने से पहले ये प्लेसेंटा बनने से पहले कार्पस ल्यूटियम को हटा दें तो क्या होगा कि प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन का स्राव कर रही है, कार्पस ल्यूटियम भी प्रोजेस्टेरोन का स्राव कर रही है। यदि हमने प्लेसेंटा बनने से पहले कार्पस ल्यूटियम को हटा दिया तो उससे क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल डाउन चला जाएगा। डाउन जाते क्या होगा, गर्भपात हो जाता है, क्योंकि ये गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम ये क्षतिग्रस्त हो जाती है या ये कह सकते हैं कि टूटने लगती है। दूसरी बात कि यदि हम प्लेसेंटा बनने के बाद में कार्पस ल्यूटियम को हटाएं, यानी प्लेसेंटा बनने के बाद में यदि हम कार्पस ल्यूटियम को हटाएं तो क्या होगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गर्भावस्था पर। कारण उसका, क्योंकि जो काम कार्पस ल्यूटियम कर रही है वो क्या काम है कि प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन का स्राव कर रही है, कार्पस ल्यूटियम भी प्रोजेस्टेरोन का स्राव कर रही है। अब यदि प्लेसेंटा बन गया तो प्रोजेस्टेरोन बनता रहेगा, तो फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कार्पस ल्यूटियम के हट जाने से, गर्भावस्था बनी रहती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन या आरोपण कहलाती है। अब देखिएगा कि जो आरोपण है स्तनधारियों के अंदर इम्प्लांटेशन या आरोपण क्या है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, जिसकी अपन थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है और वो किस प्रकार से होता है उसको भी तो डायग्राम अपने देखने का प्रयास करते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन। टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन, आरोपण के प्रकार। आरोपण के प्रकार, आरोपण के प्रकार की यदि हम बात करें तो आरोपण समझ में आ गया। अब अलग अलग जंतुओं में या खासकर जो स्तनधारियों में जो आरोपण है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। स्तनधारियों में आरोपण 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, सतही आरोपण। पहला कौन सा है, सतही आरोपण। दूसरा है उत्केंद्री आरोपण और तीसरा है अंतराली आरोपण। अंतराली आरोपण। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं इसके इंग्लिश के नाम साथ में लिखता हूँ। कई बार क्या होता है इंग्लिश के नाम को हिंदी में पूछ लिया जाता है कि लिख करके कि ये आरोपण को परिभाषित कीजिए। तो पहला सुपरफिशियल, पहला कौन सा है, सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। दूसरा एसेंट्रिक इम्प्लांटेशन और तीसरा है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। 3 प्रकार के इम्प्लांटेशन या आरोपण पाए जाते हैं। किसके अंदर, स्तनधारियों के अंदर बात कर रहे हैं केवल अपने
किसके अंदर बात करें, केवल स्तनधारियों के अंदर। तो मैं थोड़ा सा आज आउटलाइन आपको बताता हूँ, डिटेल में डिस्कस अपने इसको कल करेंगे। सतही आरोपण का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, सतह पर पाया जाना, यानी कि जो ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट या कोरियोनिक सैक कह दें की बात है, तो वो यदि गर्भाशय की गुहा के संपर्क में ही रहता है, गर्भाशय की गुहा के संपर्क में ही अगर रहता है, तो उस आरोपण को क्या कहते हैं, सतही आरोपण कहते हैं। और ये आरोपण मोस्टली कुत्ते और बंदर के अंदर पाया जाता है। दूसरा क्या होता है, उत्केंद्रीय आरोपण। उत्केंद्रीय आरोपण में क्या होता है कि जो कोरियोनिक सेक है वो यूँ कह सकते हैं आधा तो गर्भाशय की गुहा के अंदर रहता है और आधा कहाँ रहता है, जो गर्भाशय की गुहा यानी जो एंडोमेट्रियम होते हैं उसके अंदर एक फोल्ड बन जाता है, उस फोल्ड के अंदर स्थित रहता है, यानी आधा गुहा के अंदर रहेगा और आधा कहाँ रहता है, उस फोल्ड के अंदर स्थित रहता है। इसको क्या कहते हैं, उत्केंद्रीय आरोपण यानी एसेंट्रिक इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसका उदाहरण है गिलहरी और चूहा है, इसका कुत्ता और बंदर है, इसका गिलहरी और चूहा है। अंतरालीय आरोपण का मतलब क्या होता है कि जो कोरियोनिक सैक है या ब्लास्टुला अवस्था है या भ्रूण की जो अवस्था है वो पूर्ण रूप से एंडोमेट्रियम के अंदर धंस जाती है। पूर्ण रूप से क्या है एंडोमेट्रियम के अंदर धंस जाती है और गर्भाशय की गुहा से उसका कोई संपर्क नहीं रहता है भ्रूण का, तो वो आरोपण क्या कहलाता है, अंतरालीय आरोपण यानी इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहलाता है। और ये मोस्टली पाया जाता है किसमें, चमगादड़ और मनुष्य के अंदर। तो ये कुत्ते के अंदर पाया जाता है, ये चूहे के अंदर पाया जाता है और ये मनुष्य के अंदर। अगर हम सीधा एक इसका एग्जाम्पल याद रखें तो ये कुत्ते और बंदर के अंदर, ये गिलहरी और चूहे के अंदर, ये मनुष्य और चमगादड़ के अंदर पाया जाता है। तो सतह यानी एंडोमेट्रियम से केवल हल्का सा संपर्क में रहे तो सतही। यदि एंडोमेट्रियम के अंदर एक फोल्ड, आधा फोल्ड के अंदर स्थित रहे भ्रूण का अवस्था या कोरियोनिक सैक या ब्लास्टुला अवस्था, तो कौन सा हो गया, उत्केंद्रीय। और यदि पूर्णतया गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धंस जाता है और एंडोमेट्रियम के अंदर जो गुहा सी बनती है उसको चारों तरफ से घेर लेती है, तो उसको क्या कहते हैं, अंतरालीय आरोपण। यानी कि अंतराल यानी एकदम अंदर तक जाकर के धंसना। ये एग्जाम्पल है चमगादड़ और मनुष्य के अंदर। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का आरोपण पाया जाता है, जिसको अपने कल डिटेल में डायग्राम से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।